हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बूस्टर। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने कुछ अकाउंट्स के टर्म डिस्कस किए थे। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो को देखे। आज हम अकाउंट्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। वो भी आपके कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जिससे आपके अकाउंट्स की शुरुआत होती है। तो बच्चे चलो शुरुआत करते हैं। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स जो पढ़े थे वो थी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। बच्चे, उसमें से एक पार्ट रह गया था एसेट्स का, वो है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स की अगर मैं बात करूं, फिक्टिशियस एसेट्स, दीज आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल और intangible. They are the losses is written off in the year in which they incurred but more than 1 year. For example, advertisement expenses. ये वो assets हैं जो ना तो tangible है और ना ही intangible है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ, इनको हम ना तो tangible की में काउंट करते और ना ही intangible में काउंट करते। इसका मतलब ये है कि वो सारे खर्चे जो ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस है, वो सारे खर्चे जो हम इस साल लगा देते हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। जैसे कि बच्चे, हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट हमने अपने बिजनेस का किया, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। तो इस साल के लिए वो क्या हुआ? फिक्टिशियस एसेट। आगे बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है बच्चे? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। कोई भी कैश या गुड्स जब प्रोप्राइटर मैंने आपको बताया था, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है पैसा बिजनेस से, इज नोन एज ड्राइंग। जैसे मानो आपको एक कार खरीदनी है। कार खरीदने के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, मानो उस कार की कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ में से आपने 4 लाख रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से निकाल लिए, आपको कमी पड़ गई 1 लाख रुपए की। जो 1 लाख रुपए है बच्चे, वो आपकी ज़रूरत थी और आपने उस ज़रूरत को कहाँ से पूरा किया? बिजनेस से पूरा किया। और वो बिजनेस से जब आपने 1 लाख रुपए निकाले, किस लिए? अपनी पर्सनल कार खरीदने के लिए, वो क्या हो गई? आपकी ड्राइंग। आगे बात कर लेते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी बच्चे, जैसे आपने एसेट पढ़ी थी और क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, करंट एंड नॉन करंट, लाइबिलिटी भी उसी के जैसी होती है। कर लाइबिलिटी, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। वो अमाउंट जो आप आउटसाइडर से, आउटसाइडर का मतलब है जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। बिजनेस के बाहर के लोग मतलब जो बिजनेस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है। ओज का मतलब होता है बच्चे उधार लेना या फिर बोरो करना। ठीक है। वो सारा अमाउंट जो आप बाहर के लोगों से उधार लेते हैं, बाद में आपको उसको चुकाना भी पड़ता है। लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से आपके बिजनेस पे बोझ होता है, और जो बोझ होता है वो आपको क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। ये वो अमाउंट भी इंक्लूड करता है जो आप अपने प्रोप्राइटर से उधार लेते हो। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपको एसेट्स का पढ़ा था, एसेट्स को भी करंट और नॉन करंट में किया था, ऐसे ही लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी दो टाइप में क्लासिफाई है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज कहते हैं और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दीज आर दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ लॉन्ग पीरियड। वो सारी लाइबिलिटी, वो सारे कर्जे जो आपको 1 साल से ज़्यादा में चुकाने पड़े, वो क्या हो जाएंगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। मानो आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1 साल से ज़्यादा में चुकाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी बच्चे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। अभी के लिए डिबेंचर को एक टर्म की तरह पढ़ लो, अगले साल इसका पूरा डिस्कशन होगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। These are those liabilities which are
टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। बच्चे वो सारी लाइबिलिटीज़ जो आपको नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी पड़े, वो क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। बच्चे आपने जो पिछली लाइबिलिटी पढ़ी थी नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म लोन था जैसे कि 5 साल का। यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जाम्पल विद इन 1 ईयर वाला। तो इसमें जितनी भी आपको पेमेंट करनी होती है वो आपको 1 साल के अंदर पे करनी होती है। अब यहाँ पे पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट? बच्चे कई बार आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होता और जब भी आप विड्रॉ करा सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपने देखी होगी, नेगेटिव बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट। जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो और जब भी आप उसको विड्रॉ कराए जा रहे हैं तो वो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल। बच्चे बिल्स पेबल, आपने कोई भी बिल था, किसी भी आपको बिल मिला किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ आपने उधार में खरीदी थी, उस पर आपको बिल मिला, वो आपको 1 साल के अंदर पे करना है, वो क्या होता है? आपका बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हम आपको आगे वाले टर्म्स में डिस्कस कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब 7th पॉइंट इज एक्सपेंसेस। Expenses, it is the cost incurred in producing and selling of goods and services। वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मतलब बनाने में, बेचने में होते हैं, इज नोन एज एक्सपेंसेस। गुड्स को बनाने और बेचने में जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है? आपका एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने रेंट पे कर दिया आपके बिजनेस का, बिजनेस का रेंट क्या है आपके लिए? खर्चा है। कमीशन पे कर दिया, कमीशन किसको किया आपने? बीच वाले को, मिडल मैन को, ब्रोकर को, तो वो भी क्या है? आपका एक्सपेंसेस। सैलरी पे कर दी, सैलरी किसको दी होगी? स्टाफ को दी होगी, तो स्टाफ भी क्या है? आपकी खर्चा है। तो ये सारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस। अगला टर्म है इनकम। इनकम बिल्कुल डिफर होती है रेवेन्यू से। बच्चे रेवेन्यू और इनकम थोड़ा थोड़ा सेम टर्म है बट थोड़ा सा अलग भी है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड। बच्चे जब आप गुड्स को बेचते हो तो वो क्या होता है? आपका रेवेन्यू। गुड्स को बेचना इज नोन एज रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसमें बच्चे मैं दोबारा आपको बता देती हूँ एक बार। इनकम इज डिफर फ्रॉम रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। तो देखो इसमें क्या था, इनकम जो आपकी होती है वो रेवेन्यू से बिल्कुल अलग है। कैसे? बच्चे जब आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो किसी भी सामान को बेच करके, ठीक है, सामान बेचा, उससे आपको इनकम मिली, वो क्या हुआ? रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू में से जब आपके खर्चे भी हटा दिए जाएं तो क्या बन गया? इनकम। तो हम फॉर्मूला इससे जनरेट कर सकते हैं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हटा दिए जाए तो क्या बन गई आपकी? इनकम। अब हम बात कर लेते हैं 9th टर्म के बारे में, वो क्या है? गुड्स। कल भी बताया था मैंने, गुड्स, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए गुड्स की बहुत ज़रूरत होती है। गुड्स क्या होता है? सामान। इसमें वो सारी चीज़ें जो आप खरीदते हो बेचने के लिए इज नोन एज गुड्स। गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर टू बी परचेज्ड फॉर रीसेल। वो सारी चीज़ जो खरीदी गई बेचने के लिए। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक this video please subscribe my channel. Thank you.